हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉइंट में। और छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं थक गया हूँ, तो अब मैं एक बड़ा वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10वीं के गणित के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं कितने समय में ये सॉल्व होता है और देखिए किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, जिस पे ये आपके स्क्रीन पे शो होगा जब आप वीडियो देखोगे तो क्या क्वेश्चन है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे बताऊंगा भी, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है पहला क्वेश्चन बोलता है वृत्त के बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देख लेते हैं, हम बना लेते हैं सबसे पहले क्या, एक वृत्त। ये वृत्त का बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ऐसे और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, टच करते हुए जाएगा, है ना। ये थोड़ा अंदर बन गया, यानी कि हमारे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन नंबर ब है हमारा 2 और केवल 2, ठीक है। मात्र हम 2 ही स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु से खींच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ग समीकरण। देखिए 2x का वर्ग ऋण, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋण 4x धन 3 बराबर 0। तो यहाँ पे तो देखिए आपको आंसर लिखते जाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखते जाएंगे। कैसे लिखना है मैं बताऊंगा आपको। हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 1, है ना, प्रश्न क्रमांक 1। तो ऐसे लिखेंगे, बीच आंसर शीट के बीचों बीच प्रश्न क्रमांक 1, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे आप खंड अ का उत्तर, ऐसे करके यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन है उत्तर का वो क्या है, 2 और केवल 2, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो काम करना है, अगर आप करना चाहते हो तो रफ में आंसर शीट के लास्ट पेज में इसको करते हैं, रफ पेज में कीजिएगा। अब जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में हमको दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का योग होता है b/a माइनस b/a, गुणनफल होता है c/a, ठीक है। तो c क्या है यहाँ पे 3। देखो तुलना करेंगे, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की जगह में 2, b की जगह में ऋण 4 और c की जगह में 3। तो ये हो जाएगा 3 और a का मान है 2। तो चारों ऑप्शन में 3/2 है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सा है आपका 3/2। तो आप यहाँ पे जैसे कि 2 और केवल 2, तो यहाँ पे पहला का बा ऐसे करके दीजिएगा। फिर दूसरा में आपका आंसर आया है 3/2 सा में, ये है 3/2 आपके दूसरे का आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे बोलता है बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद है हमारे पास px बराबर x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4। तो शून्यक अगर मुझे निकालना है, यानी कि मुझे इसका गुणनखंड करना है, तो ठीक है गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले हमको इसको 0 के लेवल बराबर में लेके चलना पड़ेगा। तो x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4 बराबर 0। गुणनखंड कीजिए, x का वर्ग ये क्या हो जाएगा, ऋण 2x ऋण x ऋण 4 बराबर 0। सॉरी नहीं आ पाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, 4 ऋण कर देते हैं, ऋण 4x और धन x बराबर 0 करके देखते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो x ऋण 4, और यहाँ से 1 कॉमन निकालोगे तो x ऋण 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x ऋण 4 को जब आप कॉमन निकालोगे तो x धन 1 बचेगा 0, यानी कि x बराबर ऋण 4 इधर जाके धन 4 या फिर ऋण 1। तो ऑप्शन में देखिए क्या है,
ऑप्शन में है शून्यक में 4 तो नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ड है ऋण 1। अब ऋण 1 आप रख के देख लीजिए, ऋण 1 का वर्ग करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 1 तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रख के देखते हैं, p ऋण 1 का वर्ग ऋण 3 गुना ऋण 1 ऋण 4। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो चारों ऑप्शन में जो मान आपको दिए गए हैं उसको क्या कीजिए, रखते जाइए, 0 मिलेगा वही शून्यक होगा। तो 1 का वर्ग 1, यहाँ पे ऋण 3 और ऋण 1 हो जाएगा धन 3 और ऋण 4, तो 4 ऋण 4 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो तीसरा का आंसर है, तीसरा में है हमारा द, और ये है आपका ऋण 1। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में, पहला खंड आ का 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 खंड आ का चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोलता है 10 90 माइनस 45 का मान क्या होगा। ठीक है, तो जगह थोड़ा कम है, मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है चौथा में मान निकालो 10 90 माइनस 45 का। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो आपको अगर 10 45 का पता है तो उल्टा कर दीजिएगा। तो 10 में मान हो जाएगा आपका 10 45 का जो मान है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 1/वर्गमूल 3 1 और 0। तो 10 45 का जो मान होता है वो होता है आपका 1। ठीक है, तो कॉट 45 का क्या होगा, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप, कॉट 45 बराबर 1/10 45, यानी कि क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो चौथा है, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ब का रहेगा 1। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको मान निकालने में दिक्कत हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि हमको पता है साइन कॉस और 3 का मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 अंश के लिए, 1 के लिए, 90 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। तो अगर आपको साइन का याद है तो बाकी किसी भी चीज़ का निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही निकाल लोगे। जैसे कि साइन 0 का मान 0, इसका 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। कॉस का निकालना हो तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 1 वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 ये वही रहेगा 1/वर्गमूल 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 10 का निकालना है, भाग दे दीजिए, क्योंकि 10 थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1 इनफाइनाइट, यहाँ से वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/वर्गमूल 3, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वर्गमूल 3 और 1/0, ये हो जाएगा आपका 0/1 होगा आपका 0 और 1/0 होगा इनफाइनाइट या अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो बात आपको कॉट निकालना है तो उल्टा कर दो, यहाँ से इनफाइनाइट वर्गमूल 3 1/वर्गमूल 3 और 0। तो हमारा 10 45 अंश का मान क्या आया है 1 आया है, कॉट 45 अंश का मान 1 आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, थोड़ा एक्सप्लेनेशन की वजह से थोड़ा ज़्यादा वो लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल से आपको हर चीज़ यहाँ मिलने वाला है। फिर इसके बाद है 5वां सावधि जमा खाता का सूत्र। तो सावधि जमा खाता का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बट्टे 100 की घात में
समय। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और ये है आपके चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर अ पे है। तो पांचवा में आप लिखोगे अ रहेगा आपका आंसर। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन 10/100 की घात में समय। अधिकतर ये सूत्र इंग्लिश में याद होता है, इसलिए इसको बढ़िया चतुराई के साथ क्या कर दिया गया है, इसको हिंदी में दिया गया है। ठीक है, सूत्र हम ऐसे लिखते हैं a बराबर p 1 धन r/100 की घात में n, या तो ये r कैपिटल R रहेगा, n t ही हो सकता है। ठीक है, तो इस रूप में हमको फार्मूला याद रहता है ना। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आते हैं आपका खंड बा। तो यहाँ से देखिए आप 1-2 लाइन छोड़िएगा, फिर उसके बाद लिखिए प्रश्न क्रमांक 1 खंड बा का उत्तर। देखते हैं, तो खंड बा में है सही जोड़ी का मिलान कीजिए, जहां पे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है। पहला क्वेश्चन में हमको दिया गया है सरल रेखा। तो आप ये पूरा लेकर लिखकर मिलान भी कर सकते हो या डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सरल रेखा है 5x धन 6y बराबर 7 में ढाल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में लिखने पर। तो y इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में लिखूंगा तो 5x को इधर ले आता हूं, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6y बराबर ऋण 5x धन 7। 6 का तिर्यक गुना करा दूंगा तो y बराबर मिलेगा ऋण 5/6 x धन 7/6, इस तरीके से। और ये होता है हमारा ढाल m बराबर। ठीक है, तो पहला का हमारा आंसर हो जाएगा, ढाल जो है वो क्या है, ऋण 5/6। ढाल m होता है और अंतःखंड c, ढाल और अंतःखंड। ठीक है, इसके बाद मिटा लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन शो होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ध्यान से उसे देख के नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका दूसरा का जो उत्तर है, बोलता है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बराबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इक्वल। ठीक है, तो बराबर, जैसे कि मैं 2 त्रिभुज ले लूं, इसको समझना है थोड़ा सा इसके बारे में। ए बी सी, एक और त्रिभुज ले लूं, ये दोनों त्रिभुज संगत हैं। सॉरी, त्रिभुज थोड़ा ठीक से नहीं बन पा रहा है। पी क्यू आर। अब अगर मैं लिखूं एरिया यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, और एरिया लिखूं त्रिभुज पी क्यू आर, तो संगत भुजा ए बी का संगत भुजा क्या है, पी क्यू है। तो ए बी बटे पी क्यू का वर्ग संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 16 और 8 का समांतर माध्य होगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है 16 और 8 का समांतर माध्य। तो 16 धन 8 बटे 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 24 बटे 2, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का समांतर माध्य 12 होगा। ठीक है, फिर है किसी घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, घनाभ के आकाशीय विकर्ण। तो ये नंबर है, आपको याद रखना है, जरूरी है कि घनाभ में जो आकाशीय विकर्ण बनता है उसकी संख्या 12 होती है। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 60, तो पांचवा बोलता है थीटा बराबर 60, तो भाई बताओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो भाई ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर 60 अंश। अब देखिए टेन 60 अंश का स्क्वायर, टेन 60 अंश का मान क्या होता है, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का वर्ग तो मिल जाएगा क्या, 3। और इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खंड बा भी खत्म होता है। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खंड सा। तो खंड सा में कुछ
हल करने वाला जैसे कि तो नहीं दिख रहा है, जैसे कि आपका पहला है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 खंड सा का उत्तर कीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा पहले में बोला है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का संयोजन को क्या कहते हैं। तो दोनों का संयोजन भी होगा तो भी हमको अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको याद रखिएगा, पूछने के बहुत चांसेस है ये। फिर इसके बाद है 8 और 6 का तृतीयानुपात क्या होगा। तो भाई हमारे पास 8 है और 6 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये, मान के चलते हैं 8 और 6 का तृतीयानुपात क्या होगा, x होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, देखो इसको कैसे लिखते हैं हम, 8:6 समानुपात 6:x, यानी कि क्या हो जाएगा 8/6 बराबर 6/x। x को इधर ले आओ, इस 6 को इधर ले जाओ, इस तरीके से ये जाएगा इधर, तो मिलेगा 8x 6 गुना 6, 8 को नीचे ले आओ, 6 गुना 6 8। तो वैल्यू थोड़ा अजीब आ रहा है इसका, अगर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 होगा तब कैंसिल होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9/2 रहेगा इसका आंसर। 6 जगह 36/8, ऐसे चाहो तो ऐसे काट सकते हो इसको, तो 4 दूनी 8 और 4 निया 36, 9/2 आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 9/2, ठीक है। फिर इसके बाद मिटा लेते हैं पहले इसको, ब्लू पेन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बिंदु 0 और 5 पे है, तीसरा कहाँ है, 0 और 5 पे है, तो कौन से अक्ष में होगा। देखिए ये x ये y, तो कौन से अक्ष में होगा, y अक्ष में वो होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आंसर इसका, या तो फिर मैं यहाँ बाजू में बता रहा हूँ कौन से अक्ष में होगा, y अक्ष में होगा। फिर इसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, किसी व्यक्ति से के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं। उसको टैक्स कहते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में आप टैक्स ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आयकर, ठीक है। जो भी आंसर आप लिखोगे वैलिड रहेगा। तो देखिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास के द्वारा आंतरिक कोण का मान। तो ये कोण जो मान होता है ना व्यास के द्वारा, वो हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। व्यास के द्वारा आंतरिक कोण का मान क्या होता है, समकोण होता है। तो ये हो गया टोटल आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको आपको इस तरीके से बनाना है, लिखना है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, यदि x/3 अनुपात 27 अनुपात समानुपात है यहाँ पे, और दिया है 1:3, तो x का मान क्या होगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा जो मुझे दिया है, ठीक है। फिर x/3/27 अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है 1/3। क्या कराऊंगा मैं, तिर्यक गुना कराऊंगा, तो 3x/3 27 गुना 1, ठीक है। 3x 3 का गुना x के साथ, 3 तिया 9, 27 एकम 27, इसको पक्षांतर कर दो तो 3x बराबर 27 माइनस 9, तो 3x बराबर घटा दीजिए 27 में, तो 9 दूनी यहाँ से हो जाएगा 1, 17, 17 में से आप क्या कीजिए 9 घटा दीजिए, 17 में से आप 9 घटा दीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8 और यहाँ पे मिल जाएगा 1, ठीक है। 3 का तिर्यक गुना कराइए तो x बराबर मिल जाएगा 18/3, 3 एकम 3, 3 6 का
18, यानी कि x बराबर आपको मिल जाएगा क्या 6। ठीक है, इस तरीके से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम माध्यिका निकालेंगे, ठीक है, तो जब माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले उसको क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखने पर। तो जब मैं इसको बढ़ते क्रम में लिखूंगा तो सबसे छोटा अंक हमको दिया है 38, फिर इसके बाद है 40, फिर है 41, फिर है 42, 43, 44 और 45, इस तरीके से। तो टोटल है 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 हमको दिया हुआ है, यानी कि n बराबर 7, मतलब क्या है ये विषम है। तो सूत्र हो जाएगा विषम के लिए माध्यिका बराबर n-1/2 पद का मान। ठीक है, n का मान कितना है 7, -1/2 यानी कि 8/2, यानी कि चौथा पद का जो भी मान होगा वो आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। 1 2 3 4 42 आपका माध्यिका आ जाएगा। ठीक है, तो अब मिटा लेते हैं पहले इसको हम। इसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में हमको साइन स्क्वायर 15 धन साइन स्क्वायर 75 का मान निकालना है। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, हिंदी में आप लिख सकते हो हल। हमको दिया है साइन स्क्वायर 15 धन साइन स्क्वायर 75। देख के बता दूंगा 1 है इसका आंसर, लेकिन बनाएंगे कैसे देखो। साइन स्क्वायर 15 को आप वैसे ही रहने दीजिएगा, इसको मैं लिखता हूं देखो साइन स्क्वायर 90 - 15। तो हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा का जो मान है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैं क्या करूंगा, रख दूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 15 धन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15, और इनका मान होता है 1। यहाँ पे आप चुंगी डाल के लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है एक रेखा बिंदु 8 5। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन दिया है बिंदु 8 5 तथा 10 6। फिर मैं लिखूंगा यहाँ ये क्या हो गया x1 y1। तो सॉरी यहाँ पे वैल्यू को लिखते हैं ना, x1 बराबर 8, y1 बराबर 5, x2 y2, x2 का मान 10 और y2 का मान क्या 6। ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो अब जो प्रवणता का सूत्र होता है वो होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 का मान क्या है 6, y1 का मान क्या है 5, x2 का मान क्या है 10, x1 का मान क्या है 8। घटा दीजिए आप, क्या आंसर आएगा देखिए। घटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 में से 5 1, 10 में से 8 2,
ये आपका हो जाएगा क्या, प्रवणता। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ग समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हो तो आपको भी देख के लगेगा कि बहुत ही आसान आता है 10th का बोर्ड। तो पढ़ाई फिलहाल हो नहीं पाया है आपका, मुझे भी ये पता है। ठीक है, तो वीडियोस लगातार देखिए हमारे चैनल के, किस तरीके से मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ उसको देखते रहिए। तो यहाँ पे है हमारा वर्ग समीकरण है x का वर्ग, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब सॉल्व करते हैं ना वर्ग समीकरण को, तो लिखते हैं दिया गया वर्ग समीकरण है। ठीक है, जो वर्गीय समीकरण दिया है पहले हम ऐसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे हमको दिया है x का वर्ग ऋण 9x बराबर 0। x को कॉमन निकालो आप यहाँ से, आपको ऐसे हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपको मिल जाएगा 0 और x ऋण 9 बराबर मिल जाएगा 0। ऋण 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, धन 9 हो जाएगा, और ये हो गया आपके वर्ग समीकरण का हल। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि सिद्ध कीजिए 6n धन 13 एक विषम पूर्णांक है। सातवां दिया है विषम पूर्णांक, क्या दिया है, 6n धन 13। मैं लेके चलता हूं n बराबर 1 पर, क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे लिखते हैं बाजू में 6 गुना 1 धन 13, 6 कम 6, 13 और 6 19। देखिए क्या आ रहा है, n का कोई भी वैल्यू लूँ मैं, मुझे विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, विषम संख्या क्या, जो संख्या 2 से भाग ना जाए। n इक्वल टू 2 पर लो तो 6 गुना 2 धन 6 दूनी 12 और 13 25, 6 थी 18 और 13 लिख लेते हैं। चलो क्या हो जाएगा, 8 3 11 का 1 और ये हो जाएगा 31। ठीक है, इस तरीके से यहाँ n के हर मान पर हमें विषम संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। अतः मैं लिखूंगा 6n धन 13 एक क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये होगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। मिटा लेते हैं इसको भी, नोट करते जाइएगा आप अपने कॉपी पे। ठीक है, तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने बना लिया था। अब इसके बाद देखिए 8वां हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए x माइनस 1 पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको दिया है पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन के एक्स धन 2 बराबर 0, ये सॉरी बराबर 0 नहीं लेंगे, धन 2 हमको दिया हुआ है। हमको ये जो दिया हुआ है उसको मैं gx मान लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक रफ काम करूंगा, x माइनस 1 को 0 के बराबर लूंगा तो x बराबर क्या मिलेगा 1। अब लिखूंगा चूंकि gx px का क्या है, गुणनखंड है,
तो मैं क्या करूँगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो मैं क्या करूँगा, पी, और ये जो मैंने एक निकाला है क्या होगा, 0 होगा। तो चलो रख के देख लेते हैं, 1 का वर्ग धन के x की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 1 रखना है मुझे, धन 2 बराबर 0, 1 के 0, 2 और 1 3, धन 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा, और इस तरीके से मुझे के बराबर ऋण 3 आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे हमको लिखेंगे, हम दिया गया वर्ग समीकरण है, हमको दिया है वर्ग समीकरण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0। ठीक है, की तुलना, वर्ड बढ़ाइए आगे, देखिए ax का वर्ग प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, फिर देखिए a बराबर क्या आएगा यहाँ 4, b बराबर ऋण 1, c बराबर 1, और अगर जांच करना है तो मैं d इक्वल टू क्या लूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या होता है, ये होता है आपका विविक्त कर। ठीक है, तो मान रख लेते हैं, चलो b क्या है, ऋण 1 है, ऋण 1 का वर्ग ऋण 4 गुना a का मान क्या है 4, और c का मान क्या है 1, तो 4 चौक 16, ऋण 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, धन 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 ऋण 16 यानी कि क्या, ऋण 15। ठीक है, यानी कि d इज लेस देन 0, अतः मूल आभासी, आभासी को ऐसे लिखते हैं, होगा, ऋणात्मक तथा आभासी बोल सकते हो इसको। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है ये हमको पता रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, मुझे दिया है क्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, वो भी किस वृत्त की, अर्धवृत्त की। तो मैं लिखूंगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए वृत्त का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुना, चाहो तो पाई रख सकते हो, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, आर का मान है 10, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 100 गुना 200 हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 3 नंबर का है तो ऐसे बना लीजिए, पाई बटे 7 रख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। चलो देखिए इसको भी बता ही देते हैं, 2 गुना 22/7, तो 2 गुना ये होता है क्या 3.14, 2 जीरो है तो दशमलव हट जाएगा, 2 गुना 314, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है PAB वृत्त की छेदक रेखा हो, एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम रचना करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखते हैं, प्रश्न क्रमांक, आपका प्रश्न क्रमांक क्या है 11,
का हल। इस तरीके से आंसर शीट में लिखिएगा बीच में। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन, और पहले हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। बोलता है एक वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया। फिर बोलता है कि वृत्त की एक छेदक रेखा हो पी ए बी। तो यहाँ पे एक बाह्य बिंदु P है, जहाँ से ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। सॉरी, ये है आपका P A B। ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। और ये एक है क्या, स्पर्श रेखा, जिसको नाम दे देते हैं हम क्या, PT, ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या, दिया है क्या, PAB वृत्त की छेदक रेखा है तथा PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है के बाद मुझे लिखना है, मैं सिद्ध करूंगा, सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है PA गुना PB बराबर PT का वर्ग, ठीक है। PA गुना PB बराबर PT का वर्ग मुझे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए रचना, एक और पॉइंट होता है रचना। मैं क्या करूंगा, AB पर लंब OL खींचा तथा T से O को मिलाया। क्या कर दिए, T से O को मिला दिए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक बिल्कुल 90 अंश का कोण बना लिया। अब चाहो तो आप ऐसे इसको मिला सकते हो, इसको ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल एक रेखा मैं ऐसे खींच सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गया मिलाया, T को O से, PO से, O को B से मिलाया, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा प्रूफ यानी कि उपपत्ति। तो उपपत्ति में जो दिया है लेफ्ट हैंड साइड वही मैं ही लेके चलूंगा, PA गुना PB, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लंब है और हाँ ये L है। तो PA देखिए क्या है, PA और PB है, ठीक है। तो PA को मैं लिख सकता हूँ PB, ठीक है, या PL प्लस सॉरी PA जो है। तो यहाँ पे देखिए PA गुना PB हमको लेना है। तो PA हमारा है यहाँ से यहाँ तक का PA है, तो इसको मैं कैसे लूँ, मैं PL ले लेता हूँ। चलो P से L तक की दूरी में क्या कर दूंगा, मैं AL को माइनस कर देता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। PB अगर मुझे लेना है तो मैं क्या ले लेता हूँ, क्या PL ले लेता हूँ और LB ले लेता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा अब इसके बाद देखिए, चूंकि वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब इसको क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो मैं लिखूंगा चूंकि AL बराबर क्या, LB। तो PA गुना PB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए PL माइनस AL, तो ठीक है, LB के जगह मैं AL रख दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कौन से फॉर्मूले में दिख रहा है ये, तो इसको पहले लिख देते हैं, पहले PL प्लस AL माइनस AL, सूत्र लगेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर, ऐसा लिखते हैं, चलो इसको A प्लस B, A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका PA गुना PB बराबर A स्क्वायर यानी कि PL का वर्ग माइनस B स्क्वायर यानी कि AL का स्क्वायर। अब देख लीजिए PLA कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
तो अब लेके चलेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज ALO पर। इसको मानेंगे समीकरण 1, त्रिभुज ALO से पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे जब मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, ये कर्ण हो जाएगा लंब आधार। तो कर्ण का वर्ग होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर क्या, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब है आपका, सॉरी कर्ण तो आपका AO है, ठीक है। लंब क्या हो जाएगा, लंब देख लीजिए, सॉरी AO का वर्ग लंब है आपका OL का वर्ग और आधार हो जाएगा AL का वर्ग, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए हमको मान चाहिए किसका, AL का मान चाहिए, OL को इधर ले आओ। तो AL का वर्ग बराबर AO का वर्ग माइनस OL का वर्ग, इसको मैं कहाँ रख दूं, समीकरण 1 से। ऐसे बहुत सारे त्रिभुज अभी हमको लेने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या लेना है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसको बनाने में। PA गुना PB, AO का जो मान है, सॉरी PL का वर्ग, OL का, सॉरी AL का जो मान है वो क्या हो जाएगा, AO का वर्ग माइनस OL का वर्ग। माइनस के अंदर गुना कर दो, PL का वर्ग माइनस AO का वर्ग प्लस OL का वर्ग। अब PL देखिए, PL AO दिख रहा है यहाँ पे आपको, वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे त्रिभुज PLO से, ठीक है। इसको मान लीजिए आप PA गुना PB बराबर समीकरण 2। त्रिभुज लेके चलेंगे हम PLO से, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण रहेगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा PLO, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आधार है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो ये लंब होगा, तो लंब होगा तो ये लंब, ये आधार, सामने वाला क्या, कर्ण। तो कर्ण क्या है, OP का वर्ग बराबर OL का वर्ग और PL का वर्ग। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं चित्र ऐसे बना देता हूं, ये ऐसा है बिल्कुल, ठीक है। ये है आपका PLO, ठीक है। PO का वर्ग बराबर OL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर। तो PL का क्या कर देते हैं यहाँ हम, OL जो है देखिए, PL और OL हमको दिख रहा है, क्या करें हम, PL के जगह पे इस वैल्यू को यहाँ हम रख देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको इधर ले आऊँगा, तो PL का वर्ग बराबर OP का वर्ग माइनस OL का वर्ग, और मैं लिखूँगा क्या, समीकरण 2 से, ठीक है। इतने में नहीं आ रहा है ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बन रहा है ना। तो इसको मैं जब यहाँ रख दूंगा, OP का वर्ग माइनस OL का वर्ग माइनस AO का वर्ग प्लस OL का वर्ग, तो ये OL और ये OL कैंसिल हो जाएगा। OP का वर्ग माइनस AO का वर्ग, AO का वर्ग, OP हमको मिल गया है। अब चूंकि मैं क्या करता हूं, देखो फिर लेके चलता हूं इसको समीकरण 3, लास्ट त्रिभुज है हमारा POT से।
पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यहाँ पे देखिए ये जो कोण बनता है वो 90 ही होता है, ये वाला 90 होगा यहाँ पे, तो कर्ण हो जाएगा आपका OP, फिर है आपका PT का वर्ग प्लस OT का वर्ग। तो ध्यान दीजिए OT और AO क्या है, OT बराबर AO क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे OP का वर्ग तो है हमारे पास, PT का वर्ग भी ठीक है, OT के जगह मैं रख दूंगा क्या, AO का वर्ग, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो OP का वर्ग माइनस AO का वर्ग, और क्या मिलेगा, PT का वर्ग मिल जाएगा मुझे। और इसके बाद मैं लिखूंगा अतः समीकरण 3 से ये मान को देखिए आप, OP माइनस AO बराबर क्या हो जाएगा, देखिए PA गुना PB बराबर PT का वर्ग, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको क्या किए हैं हमने सबसे पहले स्टार्ट किया जो हमको दिया था, ठीक है। हमने क्या किया, एक छेदक रेखा प्रतिच्छेद करता हुआ एक रेखा खींच लिया हमने PAB, हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, केंद्र से मिला दिया, यहाँ से इसको मिलाया, एक लंब डाल दिया OL और स्टार्ट किया PA गुना PB से। हमने इसमें थोड़ा फेरबदल किया, इसको प्लस माइनस के रूप में लिखा, फिर ये A स्क्वायर A प्लस बी A माइनस बी के फॉर्म में आ गया जो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पहला पाइथागोरस प्रमेय लगाना है आपको यहाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। उसके बाद जैसे कि ये वैल्यू मिलेगा जिसको आप रखोगे, उसके बाद दूसरा जो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे वो इस त्रिभुज में लगाओगे, ये बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ कैंसल्स होंगे, ये जो बचेंगे उसके बाद आपको त्रिभुज लगाना है ये वाला, और इसके बाद डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, PA गुना PB बराबर PT का वर्ग है, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल से मैंने समझाया, ये तो हालांकि फटाफट में 2 मिनट में बन जाएगा, ठीक है, लेकिन समझना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा पूरा डिटेल में, अलग अलग त्रिभुज बनाते हुए, ठीक है। तो मिटा लेते हैं पहले इसको, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे हम। बहुत टाइम लगता है मिटाने में। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे बोलता है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y 7 1 और 3 5 से होकर से समदूरस्थ हो, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 12, तो x y में मुझे संबंध निकालना है, तो मैं ले लूंगा इसको माना P x y और बिंदु A क्या है 7 1 तथा B 3 5 से समदूरस्थ है, तो क्या हो जाएगा, PA बराबर PB, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PA यानी कि PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी, ठीक है। अब अगर मान लो बात, इसको मैं मान के चलूं x1 y1, ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2, इसको लेंगे x2 डैश y2 डैश, ठीक है। सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर होता है किसके, x2 डैश माइनस x1 के स्क्वायर के और y2 डैश माइनस y1 के स्क्वायर के, ये बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब क्या करूंगा मैं, कैंसिल कर दूंगा, इसको कैंसिल करूंगा तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 डैश माइनस x1 डैश x1 का स्क्वायर, और y2 डैश माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अगर गलती से आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही आएगा आंसर। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो x2 आपका क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए 7, x1 क्या है x है, y2 क्या हो जाएगा आपका 1, y1 क्या है y है, x2 डैश 3, x का स्क्वायर हो जाएगा, x1 तो वही है हमारा, फिर प्लस y2 डैश 5, सब में सूत्र लगेगा कौन सा वाला, a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का लगेगा फार्मूला। तो लगा देते हैं सूत्र, ये हो जाएगा 7 का वर्ग ऋण 2 गुना, तो गुना ना लिख कैसे लिखते हैं, डॉट 7x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग ऋण 2 गुना 1 गुना y धन y स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग ऋण यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3 गुना x धन x स्क्वायर धन, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको, 5 का वर्ग ऋण 2 गुना 5 गुना y धन y स्क्वायर। तो देखिए दोनों पक्षों में x स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 7 का वर्ग 49, 2 सत्ते 14x, 1 का वर्ग 1 ऋण 2y, 3 का वर्ग 9, 2 तिया 6x, 5 का वर्ग 25, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 10x ऋण 10y, 5 दूनी 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 49 और 1 50 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 14x ऋण 2y 34 ऋण 6x ऋण 10y। क्या करें, एक्स वाई को एक तरफ रख लेते हैं, सबको उठा के इधर ले आते हैं, और क्या है 50, 34 आएगा तो ऋण 34 ऋण 14x धन 6x ऋण 2y धन 10y बराबर 0 हो गया। घटा दीजिए आप, क्या मिलेगा 16 ऋण 8x ऋण नहीं धन 8y बराबर 0। 8 को कॉमन निकाल लो, और साथ ही साथ में ऋण 8 ऋण को भी निकाल, चलो ऐसे लिखते हैं, ऋण x धन y बराबर 0। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। यही क्या है, अभिष्ट संबंध है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये है हमारा आंसर। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके x व एक्स स्क्वायर के मानों के बीच क्या करना है, हमको एक आलेख खींचना है। तो देखते हैं इतने में आ जाएगा कि नहीं। तो भाई हमको दिया है x और यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, और बोला है कि x और एक्स स्क्वायर के मान ऋण 4 से धन 4 के बीच होना चाहिए। तो ऋण 4, तो ऋण 4 का वर्ग कर दूंगा तो क्या आएगा 16। फिर मैं लिखूंगा ऋण 3 तो 9, ऋण 2 करूंगा तो 4, ऋण 1 करूंगा तो 1, 0 करूंगा तो 0, 1 करूंगा तो 1, 2 करूंगा तो 4, 3 करूंगा तो 9, और 4 करूंगा तो क्या मिलेगा 16 मिल जाएगा मुझे ऐसे। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ग्राफ खींचूंगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के 17, और ये आपका y अक्ष है,
ये आपका एक्स अक्ष है, इसको एक्स डैश बोल सकते हो लेकिन एक्स अक्ष ही होता है ये। 1 2 3 4 5 6 ऋण 1 सॉरी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम 4 और 16 से। ये हमारा एक्स है और ये वाई है। ठीक है, एक ऐसा डिब्बा बना लीजिएगा टेबल जैसा, और वहां पे इन वैल्यूज को आप ऐसे रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, ऋण 4 में 16 है हमारा। ठीक है, तो वाई एक्स में क्या है, ऋण 4 है, वाई में क्या है 16 है। सीधा बढ़िए ऊपर, देखिए इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। इसके लिए आपको बड़े बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका ऋण 4 और 16। ठीक है, इसके बाद क्या है, 3 में 9 है। 3 में 9 है तो आगे बढ़ते हैं ऐसे। ये है भाई 3 में 9, यानी कि ऋण 3 में 9। ये हो जाएगा आपका ऋण 3 9। फिर इसके बाद क्या है, ऋण 2 में 4 है। इस तरीके से है ना, चाहो तो आप इसको ऐसे मिला सकते हो। फिर इसके बाद क्या है, 1 में ऋण 1 में 1 है। ठीक है, 0 में 0 है। फिर 1 में 1 है, थोड़ा छोटा बन रहा है, एडजस्ट कीजिएगा। फिर 2 में क्या है, 4 है। फिर उसके बाद क्या है, 3 में 9 है। आगे बढ़ाइएगा इसको। फिर इसके बाद 4 में 16 है। इस तरीके से मान प्राप्त होंगे। इसको मिला लीजिएगा बढ़िया इस तरीके से। ये इस तरीके से ग्राफ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके 4 नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो है माध्य और बहुलक निकालने का। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिटा लेते हैं सबसे पहले इसको हम। ये हो गया बोर्ड साफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक उच्चतर माध्यमिक शाला, ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 का है ये। तो एक उच्चतर माध्यमिक शाला में छोटे बड़े बच्चों के विद्यार्थियों के वजन हमको दिया गया है। इन आंकड़ों का हमको माध्य निकालना है। ठीक है, तो वजन जिस तरीके से दिया गया है इसको मैं ऐसे लिखूंगा। इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे दिया गया है आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे हमको माध्य ज्ञात करना है और हमको दिया गया है वजन केजी में, और हमको दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 से 40 11 विद्यार्थी, 40 से 50 29 विद्यार्थी, 50 से 60 6 विद्यार्थी, 60 से 70 3 विद्यार्थी,
70 से 80 है एक विद्यार्थी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ये क्वेश्चन दिया रहेगा, स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से सॉल्यूशन। यहाँ पे हमको दिया गया है वजन केजी में। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं इसको। विद्यार्थियों की संख्या, F। मध्य बिंदु निकालना पड़ता है इसके लिए, X। और हमको निकालना पड़ेगा Fx। ठीक है, तो ये है आपका 30 से 40 में है 11, 40 से 50 में है 29, 50 से 60 में है 6, 60 से 70 में है 3 और 70 से 80 में है 1। ठीक है, इस तरीके से ये मान हमको दिया गया है। तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ से इसको एक लाइन खींचिए इस तरीके से, और यहाँ पे समेशन F कितना है 40, 36, सॉरी 40, 46 और 50। X दोनों के बीच का मध्य बिंदु, तो जोड़ो और 2 से भाग दो। 30 धन 40 बटे 2, 70 बटे 2 यानी कि क्या 35, 40 धन 50 बटे 2, 90 बटे 2 यानी कि 45, 110 बटे 2 यानी कि 55, 130 यानी कि 65। अगला 75 आएगा। ठीक है, 70 धन 80 बटे 2 यानी कि 150 बटे 2 यानी कि 75। गुना करते जाइए इनका। ठीक है, वही हमारा क्या होगा Fx होगा, F गुना x। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे F गुना x। 11 का गुना 35 के साथ, तो मैं ऐसे 35 गुना 11 लिखता हूँ। तो 11 पंचे 55, ये डिब्बा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। 55 का 5 हासिल आया 5, 11 तिया 33 और 5 38, 385 आ जाएगा। फिर 29 गुना 45, तो इसको आसानी से रफ में कीजिएगा। 29 गुना 45 को, 9 पंचे 45 का 5 हासिल आया 4, 9 चौक 36 और 4 40, 2 पंचे 10 का 0 हासिल आया 1, 2 चौक 8 और 1 9। ये हो जाएगा आपका 5 0 और ये 9 यहाँ है, 9 4 13, 1305 हो जाएगा आपका। लिखेंगे 45 गुना 29 बराबर 1305। फिर 6 गुना 35, 35 गुना 6 लिख लेते हैं इसको। 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3, 6 थी 18, 19 20 21 210। फिर है 3 गुना 65, 3 पंचे 15 का 5 हासिल आया 1, 3 6 18 और 1 19। फिर है 75 गुना 75 सिग्मा Fx। जोड़ दीजिए सबको, 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल में 2, 8 तो 10, 11 11 और 9 20 और 7 27 हासिल में 2, 3 3 और 3 6, 2 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर से एक बार अच्छे से जोड़ लेते हैं इसको। 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल में 2, 8 तो 10, 11 9 19, 11 और 9 20, 27 का 7 हासिल में 2, तो 3 2 5, 3 8, 2 10 और 1 11। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हुआ था हमारा। ठीक है, क्या हुआ था, 2 मिला था, 3 और 2 5, 3 8, 9 10 और 1 11 का 1 हासिल में 1 और 1, ये हो जाएगा आपका 2, 2170 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो माध्य का सूत्र बहुत ही आसान है, ये टेबल को ही हमको बनाना रहता है मेन। समेशन Fx
अपॉन f। ठीक है, तो ये है आपका 2170 बटे 50। 5 एकम 5, 5 चौक 20, एक बचेगा यहाँ, 5 तिया 15, 2 बचेगा यहाँ पे, 5 चौक 20, यानी कि 43.40 माध्य आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये बनेगा टोटल क्वेश्चन किस पर, माध्य पर। इसके अथवा में हमको दिया है बहुलक। ठीक है, बहुलक को भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ बन तो जाना चाहिए। हमको दिया है विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या आंकड़े तालिका दिए गए हैं। आंकड़ों की बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया गया है विकेटों की संख्या, देखते हैं यहाँ बना के। और हमको दिया है गेंदबाजों की संख्या। ठीक है, तो विकेट है आपका 0 से 50, 4, 50 से 100, 16 है, 12, 3, 2। ठीक है, बहुलक का जो सूत्र होता है ये ऐसे होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, गुना H। ठीक है, तो F यानी कि बारंबारता, तो किसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है, 16 वाले की, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, F1। बहुलक की जो बारंबारता है F1 वो क्या हो जाएगा 16। F0 ठीक पहले की बारंबारता यानी कि 5। F2 यानी कि ये बाद वाले की बारंबारता 12। फिर उसके बाद बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L जो है ये कितना है 100, और H देखिए दोनों के बीच अंतर कितना है, वर्गांतर 50 का। रख दीजिए मान 100 धन 16 माइनस 5 बटे 2 गुना F1 का मान क्या है 16, F0 का मान क्या है 5, और ये F2 का मान है 12, और H का मान कितना है 50। ठीक है, तो 100 धन 11, 16 दूनी 32, 17 ऋण 17 हो जाएगा 50। घटा दीजिए यहाँ पे, तो इसको मिटाना पड़ेगा, जगह थोड़ा कम है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 100 धन, यहाँ पे इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, 100 धन 11, और यहाँ पे घटा दीजिए आप, यहाँ 12, 12 में से 7 घटाइए तो आपको मिलेगा 5, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ पे है 50, तो 5 तिया 15, 5 दहम 50, तो 10 को रहने दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 बचेगा यहाँ पे, 3 6 का 18, और 3 6 का 18 हो जाएगा, कहाँ पे दशमलव लग के। तो ये हो जाएगा धन 3.66 गुना 10, कर दीजिए 10 का गुना, तो 100 धन 36.6 यानी कि 136.6 इसका आ जाएगा क्या, बहुलक। ठीक है,
गोलक वर्ग की निम्न सीमा 100। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेलन का आयतन यहीं से। मिटा लेते हैं इसको पूरा। तो हमको दिया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दिया गया है ऊंचाई। सॉल्यूशन दिया है बेलन की ऊंचाई, h बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमको r नहीं पता है, बेलन का वक्र पृष्ठ ये हमको दिया हुआ है 88 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना आर का मान हमको नहीं पता, एच का मान पता है 14, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 88 गुना आर बराबर 88 कैंसिल कर देंगे तो आर बराबर क्या मिलेगा 1 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए बेलन का आयतन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो पाई आर स्क्वायर एच, बस सूत्र आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, रखिए यहाँ पे वैल्यू 22/7 गुना आर का मान क्या है 1 का वर्ग, एच का मान क्या है 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन आगे बनाते हैं हम। हमको दिया है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का व्यास। ठीक है, ऊंचाई क्या होगा, तो भाई शंकु एक बार बना लेते हैं चित्र थोड़ा समझने के लिए इसको हम। इस तरीके से शंकु होगा, ये इसकी ऊंचाई होगी, ये इसका त्रिज्या होगा। ठीक है, ऐसे। तो हमको दिया है ऊंचाई, सॉरी आधार का व्यास, शंकु का व्यास हमको दिया है व्यास कितना 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14/2। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया गया है कितना 77 पाई। ठीक है, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 77 पाई, पाई से पाई कैंसल, आर का मान दिया है 7, 7 का त्रिज्या गुना कराओगे तो एल बराबर 77/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि एल बराबर क्या 11 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या चाहिए ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय के जैसा। ठीक है, तो एल का मान है 11, एच कितना है नहीं पता, आर हमको पता है, सॉरी एच का वर्ग ये रहेगा 11 का वर्ग 121, 7 का वर्ग 49, ले आइए इधर एच बराबर 121 माइनस 49, घटा दीजिए 11, 11 में से 9 2। ठीक है,
इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से 13, हाँ सॉरी 11, 11 में से जब आप क्या करोगे, घटाओगे किसको, 4 को, तो 7 4 11 होता है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 11 में से 9 2, फिर उसके बाद 11, 11 में से 4 7, 72 आ जाएगा। वर्गमूल बना दूंगा मैं इधर, h बराबर वर्गमूल 72। 72 क्या होता है, 6 गुना 6 गुना 2, यानी कि जिसका 2 का जोड़ी बनेगा वो बाहर आएगा, तो 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर ऊंचाई हमको मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद और बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे देखिए अंतःवृत्त परिवृत्त की रचना कीजिए। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है अंतःवृत्त परिवृत्त। ठीक है, तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बता देंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 17 और 18। ठीक है, तो 2 वीडियो में कंप्लीट करना है, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय है 4,10,000 रुपये। फेमस क्वेश्चन है, बहुत आने के चांसेस है ये क्वेश्चन के। ठीक है, उन्होंने 24,000 रुपये की जीवन बीमा प्रीमियम में पॉलिसी लिया, 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया, 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। यदि बचत की अधिकतम छूट की सीमा 1 लाख रुपए है तो देय आयकर की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमको जो आयकर दिया हुआ है 2 लाख तक कोई कर नहीं है, 2 लाख से 5 लाख तक 10% जो हमेशा होता है, 5 लाख से 10 लाख में 20%, फिर आगे जो बढ़ते जाएगा अगर आय ज़्यादा हो तो हम स्टार्ट करेंगे 16 सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा इंक हो गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन में हमको दिया है कुल वार्षिक आय, दिया है शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय हमको दिया है 4,10,000 रुपए, इतना हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है वो, 24,000 रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी, जीवन बीमा प्रीमियम भी बोलते हैं इसी को, या पॉलिसी, इसमें कितना दिया 24,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम है ना। 4,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में, लिखना सामान्य भविष्य निधि। तो सामान्य भविष्य निधि में ये है टोटल हमारा 4,000 रुपये हर महीने है, तो लिखोगे 4,000 गुना कितना 12, कितना हो जाएगा 48,000 रुपये। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने के लिए 25,000 रुपये, सबको जोड़ देंगे तो मैं लिखूंगा कुल जमा रुपए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0,0,0,0,0,0,0, 8 5 13, 4 17, हासिल में 1, 2 1 3, 4 3 7 और 2 9, 97,000 रुपये आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब लिखेंगे कर योग्य राशि, क्या करेंगे 4,10,000 जो है
उसमें आप 97,000 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 0 0 0, 10 10 में से 7 3, 10 में से 9 1, और ये हो जाएगा क्या 3, 3,13,000 रुपये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने यहाँ पे, 10 में से 7 3 हासिल दिया है इसको एक, क्या हो गया यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 10 में से 9 1, ठीक है, 3,13,000 रुपये। तो यहाँ पे बोला है कि 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे हम कर योग्य सीमा में 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं। तो फिर मैं लिखूंगा कर योग्य राशि में 3,13,000 में माइनस करूंगा मैं क्या 2 लाख को घटा देंगे तो 1,13,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। इसी 1,13,000 रुपये का हमको निकालना है कितना का 10%। ठीक है, चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो का 10%। तो 1,13,000 रुपये गुना 10/100, 0 0 0 0, 11,300 रुपये। ठीक है, लगेगा लागत, मतलब उसको देना पड़ेगा कर। अब बोलता है कुल कर का शिक्षा उपकर भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा उपकर। तो देय आयकर का ये है 3%। देय आयकर हमारा कितना है 11,300 गुना 3/100, 0 0 0 0 कैंसर, ऐसा हो जाएगा 3 3 9, 3 कम 3, 3 कम 3, 339 रुपये। मैं लिखूंगा कुल देय आयकर, तो यहाँ पे हो जाएगा 11,300 धन 339, तो 11,639 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा कुल देय आयकर। फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 4 वर्षों के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि जमा राशि परिपक्वता होने पर इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्राप्त होती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह है आपका आवर्ती जमा खाता। ठीक है, मिटा लेते हैं पहले इसको हम। हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 का जो अथवा है ना। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 10 वर्षों के लिए, तो हमको दिया गया है मूलधन P बराबर 100 रुपये, समय N बराबर हमको दिया है 10 वर्ष, लेकिन हमको महीना चाहिए इसमें, तो 10 गुना 12, 12 दहाम 120 माह हमको N बराबर मिल जाएगा। ठीक है, ये चाहिए क्योंकि फार्मूला में ये वैल्यू रखना है हमको। अब हमको दर नहीं दिया गया है, लेकिन हमको ब्याज दिया गया है। ब्याज हमको दिया गया है 3,025 रुपये। सूत्र होगा आवर्ती जमा खाता में जमा धनराशि पर लगा ब्याज। ठीक है,
सूत्र होगा P गुना R बटे 100 ब्रैकेट में n+1/2 और हाँ यहाँ पे होगा 1/12। ठीक है, P है आपका 100 गुना R का मान हमें पता नहीं, लेकिन हमको ब्याज पता है 3025 रुपये बटे 100 गुना 1/12, n का मान है 120 गुना 120 धन 1/2। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल कर दो, 12 एकम 12, 12 दहम 120, 2 एकम 2, 2 पंछे 10, 3025 बराबर R गुना 5 गुना 120 धन 1 हो जाएगा 121। तो इसको 121 को आप तिरिया गुना करा दीजिए, तो पहले इसको लिखिए 3025 बराबर R गुना 5 गुना 121, तिरिया गुना कराइए तो R बराबर मिल जाएगा 3025 बटे 5 गुना 121, 5 एकम 5, 5 6 31, 0 का 0, 5 एम 25, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंच 55, 11 पंच 55, 11 एकम 11, 11 पंच 55, यानी कि हमको R बराबर मिल जाएगा 5%। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसके बाद हमारा ये 17वां क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है क्वेश्चन हमारा त्रिकोणमिति समीकरण हल कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, और क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो दिया है उसको लिखेंगे कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2, है ना। यहाँ से हमको क्या करना है, जो थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, त्रिकोणमिति समीकरण को अगर हल कीजिए बोलता है तो थीटा का वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए, आप कॉस थीटा को कॉमन निकाल लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे बचेगा 1 कोसेक थीटा प्लस 1 और 1 कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या 2। ठीक है, अब यहाँ से इसका ऐसे गुना करा लीजिए, नीचे में दोनों का गुना करा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ पे गुना हो जाएगा तो कोसेक थीटा माइनस 1, यहाँ पे इधर गुना होगा एक के साथ तो कोसेक थीटा प्लस 1, नीचे में दोनों का गुना होगा तो कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर में क्या है 2। तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। कोसेक थीटा क्या होगा 2 कोसेक थीटा और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा। नीचे में देखिए a + b a - b के फॉर्म में, तो इसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में बनाओगे तो बिल्कुल डिटेल में एक एक फॉर्मूले को लिखते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिख रहा है हमको a + b और a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा, देखिए कोसेक थीटा प्लस इनटू कॉस थीटा बटे में देखिए a + b a - b, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। और इधर क्या बचा 1। अब यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, कॉस थीटा को ऊपर लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा, तो गुना हो जाएगा मान के चलो। तो ये आ गया इस तरीके से। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1। यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और साथ ही साथ कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 है इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, रख देते हैं। कॉट थीटा होता है, गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये यहाँ पे भी थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कैंसिल कर दो। अब इसके बाद क्या कीजिए आप आगे, कॉट थीटा 1/cot थीटा मिलेगा हमको बराबर 1,
कॉट थीटा को अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1/1 मतलब 1, है ना। या तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/cot थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा में एक कितने अंश का मान है ना। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर ये आपका मान होता है tan 45 अंश का, यानी कि थीटा बराबर आपको मिल जाएगा कितना मान, 45 अंश का मान। ठीक है, कैसे इसका वैल्यू निकालना है मैंने बताया था कि साइन थीटा का एक वैल्यू आप याद रख के साइन का बाकी सबका मान कैसे निकालना है उसको भी मैंने इसमें बता दिया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये हो गया हमारा 17वां क्वेश्चन 6 नंबर का। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, जो कि समांतर श्रेणी से पूछा जाने वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन होते हैं इनमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, तो मैं अपने आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन कैसे आपको टिक लगाना है आपके बुक पर, इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो देखिएगा उस वीडियो को भी और आईएमपी लगा लीजिएगा। और वीडियोस में कंटिन्यू फिर चैप्टर फर्स्ट से हम अपलोड करेंगे एक अलग ही तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद हैं, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है। देखिए हमको सिद्ध करना है ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई श्रेणी है, अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें हमको पता रहना चाहिए प्रथम पद और सर्वांतर, फिर आप उसका कोई भी पद निकाल लोगे। तो मैं लेता हूं यहाँ पे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। फिर स्टार्ट करते हैं प्रश्नानुसार। जैसे कि मुझे इसका nवां पद लेना होता था, ये फॉर्मूला है आपके समझने के लिए, तो मैं लेता था a प्लस n-1 डी। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसका पीवा पद, तो क्या हो जाएगा a प्लस p-1। और हाँ, स्मॉल a का उपयोग क्वेश्चन में हो चुका है, तो आप कैपिटल ले लीजिए क्योंकि प्रथम पद हमने कैपिटल ले लिया है और सर्वांतर डी को भी कैपिटल डी लिए हैं। पीवा पद का मान क्या था, a था, प्रश्न में दिया हुआ है a प्लस p-1 डी। ठीक है, पीवे पद का मान a, क्यूवे पद का मान b और आरवे पद का मान c है। तो इसी प्रकार मैं लिख लूं फटाफट पीवा पद का मान। ठीक है, क्यूवा पद ये हो जाएगा क्या, a प्लस q-1 डी, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। क्यूवा पद है आपका b, तो a प्लस q-1 डी समीकरण 2। फिर है आरवा पद a प्लस r-1 डी, आरवे पद में क्या है c, ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, ए बी सी तो आ गया, ए बी सी तीनों प्लस में है, लेकिन इसके साथ क्या चीज गुना में है, देखो क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। तो हमको जो प्रूव करना है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमको क्या प्रूव करना है, और उसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, देखो गुना करना है। ए है हमारे पास, क्या नहीं है, क्यू माइनस आर नहीं है, क्यू माइनस आर का गुना कर देते हैं। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, समीकरण 1 में क्यू माइनस आर, 2 में आर माइनस पी, क्यों, क्योंकि आर माइनस पी भी मिल जाएगा फिर, तथा 3 में पी माइनस क्यू का गुणा करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साथ ही साथ देखिए गुणा करके, करने पर नहीं, गुणा करके क्या है बीच में, देखिए प्लस है तो जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा।
अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन डी। यहाँ पे मैंने बोला है कि किसका गुना करेंगे, क्यू माइनस आर का, तो इस तरीके से करूँगा तो ए क्यू माइनस आर। बी में मुझे करना है, मैंने बोला आर माइनस पी का गुना करना है, तो आर माइनस पी का गुना कर देंगे। सी में गुना करना है पी माइनस क्यू का, तो पी माइनस क्यू का गुना सी पे कर देंगे। ठीक है, अब बाएं पक्ष में तो हमने कर दिया, अब दाएं पक्ष की बारी है, इधर राइट हैंड साइड की बारी है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू माइनस आर ए प्लस पी माइनस वन डी। फिर इसके बाद यहीं से मैं लिख देता हूँ प्लस, क्योंकि लंबा बनने वाला है ये। बी में हमको गुना करना है आर माइनस पी का, तो आर माइनस पी ए प्लस क्यू माइनस वन डी। फिर उसके बाद सी क्या है, ये हमारा सी है, तो सी पे हमने गुना किया है कौन सा, पी माइनस क्यू का गुना किया है, तो लिख लेते हैं पी माइनस क्यू ए प्लस आर माइनस वन टी। ठीक है, ये देखिए हमारा लेफ्ट साइड आ गया है, इसके इक्वल हमको ये सबको सॉल्व करके क्या करना है, जीरो करना है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, अगर आपसे ना हो पाए तो वीडियो फिर से देखिए, ना हो पाएगा तो आप क्या कर दीजिएगा, थोड़ा सॉल्व कीजिएगा फिर जीरो लिख दीजिएगा, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो तो आ गया है, इसको सॉल्व करके बस जीरो लाना है। तो देखो गुना कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका गुना इसके साथ, फिर इस पूरे का गुना इसके साथ, इस पूरे का ना कि आर का, ठीक है, पूरे का गुना करेंगे ए के साथ पी माइनस वन डी के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर ए क्यू माइनस आर पी माइनस वन डी। फिर वैसे ही आर माइनस पी का गुना ए के साथ, तो आर माइनस पी ए, आर माइनस पी का गुना क्यू माइनस वन के साथ, तो आर माइनस पी क्यू माइनस वन डी। ठीक है, इसके बाद प्लस में देखिए पी माइनस क्यू का गुना करोगे आप, पी माइनस क्यू ए पी माइनस क्यू का गुना करेंगे हम आर माइनस वन डी के साथ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, ए वाले को हम एक साथ लिखते हैं और इसके ए को हम निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, बाकी में से हम क्या करते हैं, इस डी को कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए तीनों में से। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम क्यू माइनस आर, प्लस में है देखो आर माइनस पी, प्लस में है पी माइनस क्यू। फिर इसके बाद देखिए डी वाले में हमने प्लस करके डी को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा देखिए क्यू माइनस आर पी माइनस वन। ध्यान से देखिएगा, पूरे डिटेल में हम आपको हल करके दिखा रहे हैं, आर माइनस पी क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू आर माइनस वन। ठीक है, माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, पूरा कैंसल, ए डॉट जीरो, ए जीरो हो गया। अब बचता है डी, तो भाई गुना कीजिए क्यू का गुना पी माइनस वन के साथ, देखिए इसका गुना इस पूरे के साथ, डी आप बाहर में रखिए, और हमको पता है जीरो तो आना ही है, पूरा माइनस कैंसल होके, है ना। तो p माइनस वन आर का भी गुना p माइनस वन के साथ होगा, फिर r का गुना होगा q माइनस वन के साथ, माइनस p का गुना होगा q माइनस वन के साथ, यहाँ पे देखिए है ना, फिर p का गुना होगा r माइनस वन के साथ, और q का गुना होगा r माइनस वन के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बराबर लेके चल रहे हैं अभी हम, इसको तो ले ही नहीं रहे हैं अभी हम, ये हमारा प्रूफ आ गया है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी राइट को, तो राइट का इक्वल है ये, डी है हमारे पास। ठीक है, डी रख दिए, क्यू का गुना पी के साथ, तो पी क्यू, फिर माइनस क्यू हो जाएगा, फिर माइनस आर पी, या फिर इसको पी आर और प्लस आर हो जाएगा, ये माइनस माइनस, फिर आर का गुना क्यू के साथ, तो क्यू आर, आर का गुना माइनस वन के साथ, तो माइनस आर, फिर प्लस देखिए यहाँ पे माइनस पी क्यू प्लस क्यू, माइनस पी क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, ये माइनस माइनस सॉरी प्लस पी हो जाएगा ये, इस तरीके से। तो यहाँ तक हो गया हमारा गुना। इसके बाद देखिए पी का गुना आर के साथ पी आर, फिर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, देख लेते हैं पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर। ठीक है, प्लस है सामने, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस आर, और हमारा जो प्लस आर है सॉरी यहीं पे है ना, माइनस पी
प्लस पी, ये टोटल हो जाएगा क्या 0। तो हमको क्या मिलता है देखिए, ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारा 10th बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन, जहाँ तक 2019 का है, जिसपे मैंने ये पूरे क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव से लेके 6 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको हमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।